सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज फिर लौटे हैं न्यू टॉपिक के साथ में क्लास 9th का चैप्टर 9। करेंटली क्लास 9th का ये चैप्टर 8 है जो कि है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस पर हम कवर करेंगे थ्योरी भी, उसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन, डायग्राम के साथ में और एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ टिप्स और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें फोर्स यानी कि बल। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी और इट्स शेप। हिंदी में समझा जाए तो ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक इस तरीके का बल है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को या तो हम खींचते हैं या धक्का देते हैं। इस तरीके के करने से या हम ऐसी चीज़ करने का ट्राई करते हैं। जब भी हम इस तरीके का धक्का देना या खींचने को ट्राई करते हैं तो कोई बॉडी जो जिस कंडीशन में होती है, रेस्ट में है तो मूव करेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका क्या होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। यानी कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें फोर्स के कारण आ रहे हैं। तो शेप भी बदल सकता है, साइज़ भी बदल सकती है, वेलोसिटी भी बदल सकती है। इस तरीके की ओवरऑल कंडीशन कब आती है? जब हम किसी चीज़ में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से इस तरीके से टांगे हुए हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाली स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग को मैंने इस तरफ पुल करना चालू किया। मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ पुल कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, इस स्प्रिंग का शेप बदलना चालू होगा। यहाँ पर इस ओवरऑल चीज़ की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है। तो शेप में अंतर आ जाता है। ये ओवरऑल क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसकी एसआई यूनिट जो है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन में मानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन भी बताते हैं कि भाई साहब फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है, ये मैंने बताया आपको कि इफ़ेक्ट हो सकता है कि स्पीड में चेंजेस आ जाएं। जब भी कोई मूविंग बॉडी हो या रेस्ट में बॉडी हो, उसको फोर्स लगाया जाए तो उसमें मूवमेंट आ जाए और वो आगे बढ़ने लगे। कोई मूविंग बॉडी है ऑलरेडी और उसमें तब फोर्स लगाया जाए तो हो सकता है कि ब्रेक के कारण, जैसे ब्रेक लगाने से भी फोर्स है तो उस ब्रेक के कारण स्पीड रुक भी सकती है, गाड़ी रुक भी सकती है, और एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी और तेज़ बढ़ सकती है। डायरेक्शन में भी बदलाव आ सकता है और शेप में भी बदलाव आ सकता है। और ठीक है, देन हम जानते हैं कि बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब क्या होता है, दो टाइप के फोर्सेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि फोर्स क्या हो सकता है, एक बैलेंस हो सकता है, एक अनबैलेंस हो सकता है। बैलेंस फोर्स जो इक्वल दिया गया हो वो बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स जहाँ पर जो फोर्स दिया जा रहा है वो प्रॉपर और अनइक्वल हो। यहाँ पे बताया गया बैलेंस, इक्वल एंड अपोजिट, नॉट नेट फोर्स जो हो वो जीरो हो। यानी कि बैलेंस फोर्स क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक व्यक्ति यहाँ से धक्का दे रहा है और सेम चीज़ को, सेम ऑब्जेक्ट को एक लड़का यहाँ से धक्का दे रहा है। अब ये जो है ये अपनी जगह से कहीं नहीं हिल रहा, बिल्कुल ये वहीं पर खड़ा हुआ है, वहीं पर ये वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं नहीं हिला। तो इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, देन अनबैलेंस्ड नॉट इक्वल, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये व्यक्ति जो है इस ऑब्जेक्ट को, ये व्यक्ति जो है सेम एग्जांपल, ये व्यक्ति जो है इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, या इस बार क्या करते हैं, इस बार एक चट्टान ले लेते हैं। ठीक है, इस चट्टान को ये व्यक्ति धक्का दे रहा है। कौन सा व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति, ये थोड़ा सा शैतान व्यक्ति है, ये धक्का दे रहा है। और ये व्यक्ति जो है ये कमज़ोर सा है, इसने कहा कि नहीं मैं अभी धक्का दूंगा, मैं अभी धक्का दूंगा भाई, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये धक्का दे देता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से मूव करके इसके ऊपर चढ़ जाता है, बेचारा दब जाता है इसमें और यहाँ डला होता है। ठीक है, इस तरीके से ये डला हुआ है। तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स है, यानी कि इसने क्या किया, इसने ज़्यादा फोर्स दे दिया, तो ये फोर्स के कारण ये पुश हो गया। ओके, तो समझ में आ गया बैलेंस और अनबैलेंस। जब बैलेंस कंडीशन यानी कि दोनों फोर्सेस, दोनों अपोजिट फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं और मूवमेंट कोई हो ही नहीं रहा, कोई चीज़ें चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं। और अनबैलेंस यानी कि कहीं पर कोई चेंजेस आ गए हैं, एक व्यक्ति दूसरे पर भारी पड़ गया। न्यूटन्स के आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मोशंस फोर्सेस पढ़ते हैं,
फोर्थ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमारा यहाँ पर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और एन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई साहब कोई भी व्यक्ति वस्तु क्या होगी, हमेशा अपने उसी स्थान या गति पर रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पर ये बॉल जो है कंटिन्यूसली धड़कती जा रही है, और इसको अगर कोई चीज़, कोई भी तरीके की चीज़, चाहे शेप हो, कंडीशन हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई फ्रिक्शन हो, तो ये क्या करेगी? कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, सेम चीज़ अगर एक रोड है, उस रोड में कार चल रही है, ठीक है, तो इस रोड में कार अगर चल रही है तो वो कार क्या होगी? कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी। अगर ये क्या है, रोड बहुत स्मूथ है, ना इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ना इसमें ब्रेक लगाया जा रहा है, तो एक बार मूवमेंट में अगर ये है तो ये चलती जाएगी इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई चीज़ अपनी जिस स्थिति में है वो कंटिन्यूसली उसी स्थिति में रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जा सकता। लगाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी इसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट बीइंग सेट इनटू मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट रेजिस्ट स्टॉपिंग। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है? इनर्शिया क्या है? जड़त्व, मतलब कि जड़ है, तो वो मोशन में क्या कर रहा है? मूविंग ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट कर रहा है स्टॉप करने से। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजिंग डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजिंग डायरेक्शन, दिशा बदलने में ये बता रहा है। तो ओवरऑल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझने में हमारा इतना है, कोई भी चीज़ जो होगी वो जिस कंडीशन में अगर रखी हुई है, रेस्ट में है, तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता है, कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाया जा सकता है। और अगर वो चल रही है तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जा सकता है। ओके, डेली लाइफ एग्जाम्पल जैसे हमारे उसमें क्या है? बस स्टार्ट होती है, पैसेंजर जर्स बैकवर्ड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब है क्या कि जब भी कभी हम गाड़ी में, बाइक में, या कार में, या बस में बैठते हैं तो हम अधिकतर देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे ही अभी हम रेस्ट में हैं, मतलब कि बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमको, आराम से बस भी रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं, पर अचानक से जैसे ही बस स्टार्ट होती है और हम बैठे हुए होते हैं तो हमारा क्या होता है? हमको वो रेस्ट करता है। बस का जो मोशन है वो एक रेस्ट वाले पर्सन को रेस्ट करता है, और हम क्या करते हैं? हम पीछे की ओर झटका खाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब क्या करते हैं? बस जब रुकती है तो बस, यानी कि पहले क्या रही थी? पहले क्या थी? पहले बस कंटिन्यूसली चलती जा रही थी, और जब बस चल रही तो उसके साथ साथ में हमारी बॉडी भी मोशन में थी, वो भी चल रही थी। अब अचानक से क्या हो रहा है? पैसेंजर क्या होता है? जब भी बस रुकती है, अचानक से जब बस रुक ब्रेक मारती है तो पैसेंजर होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है वो आगे की ओर फिरता है। इसको, ये एग्जांपल क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, कि भैया अब तो हम मोशन में थे, अचानक से कोई चीज़ रोक दी गई, रोका गया तो हमको क्या किया गया? झटका दिया गया, हमको हम आगे फिर जाते हैं। ओके, देन हम आगे पढ़ते हैं। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑन एन एक्सटर्नल फोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमारा होता है प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का। मास, कोई ऑब्जेक्ट हो उसका जो भार होता है उसको हम बोलते हैं मास। ठीक है, द्रव्यमान, सॉरी भार नहीं, द्रव्यमान। मास जो होता है उसको कहते हैं हम द्रव्यमान। मास जो है वो द्रव्यमान, यानी कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है? तो मास में सिर्फ
जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको काउंट किया जाता है, और वेट में जो होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसकी ग्रेविटी भी काउंट मल्टीप्लाई में होती है, तब जो वो जा कर के वेट बनता है। तो क्या है, मोमेंटम की डेफिनेशन हो सकती है, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज़ डिफाइंड इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू वी। वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी। भैया मोमेंटम में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी के साथ में ही होती है, भाई जिस तरफ बॉडी मूव वेलोसिटी कर रही होगी तो इसी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन हो सकती है। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। हैवियर और फास्टर ऑब्जेक्ट हैव लार्जर मूवमेंट। इसमें बताया गया है कि मोमेंटम जो होता है वो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है हैवी और फास्टर ऑब्जेक्ट का। अगर कोई बॉडी हैवी है या ऑब्जेक्ट हैवी है या वो है फास्ट है, स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ये बताया गया है। देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, न्यूटन के सेकेंड लॉ जानते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जब भी किसी एक चीज़ में चेंजेस आएंगे तो दूसरी भी चीज़ में चेंजेस आ जाएंगे जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो समझ लेते हैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू ए, ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर सेम फोर्स लाइटर बॉडी गेट्स मोर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको याद रखने वाली बात है। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स टू गिव 1 kg ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। इसका ये एक शॉर्ट नोट टाइप का बता दिया गया है, इसको याद रखना है। यहाँ पर डायग्राम से ये चीज़ समझाई गई है। कैचिंग अ बॉल बाय लोअरिंग हैंड्स इंक्रीज स्टॉपिंग टाइम। अब कई बार क्या होता है, क्रिकेट वाले जो प्लेयर होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि समझ सकते हैं इस बात को कि जब भी कभी गेंद को कैच लेते हैं, जब भी बॉल कैच करते हैं, तो अगर आप बिल्कुल हाथ को एकदम टाइट करके खड़े रह जाते हैं और बॉल आकर के आपके हाथ में गिरती है तो आपको बहुत मज़ा आ जाता है, बिल्कुल हाथ में वो जो चिपकती है ना बॉल, तो समझ में आता है। और अगर इसी चीज़ को आपको बचाना है तो इसी चीज़ की जो चोट होती है, इस चोट को या ठोकर को बचाने के लिए अपन लोग जनरली क्या करते हैं, जो बहुत प्रो प्लेयर होते हैं वो गेंद को जो होती है, जो बॉल होती है, उसको कैच करते हैं और कैच करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को भी नीचे लेते आते हैं। तो उस बीच में टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, बॉल की जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन होती जाती है, तो इसका फोर्स जो होता है वो रेड्यूस हो जाता है। फोर्स रेड्यूस होने के कारण हाथ में चोट भी कम लगती है, मतलब समझ में ही नहीं आता है। सेम चीज़ सीट बेल्ट और एयरबैग्स इंक्रीज स्टॉपिंग टाइम, रेड्यूस इम्पैक्ट। जब भी कभी गाड़ी में झटके घलते हैं, एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग वगैरह खुल जाते हैं, सीट बेल्ट बंधा होता है और एयरबैग खुल जाते हैं, तो पहले चीज़ क्या होती है, सीट बेल्ट जो वहाँ पे पैसेंजर बैठा होता है उसकी बॉडी को रेस्ट करता है, और यहाँ से एयरबैग जब खुलते हैं तो एयरबैग भी बॉडी को धीरे धीरे मूव करने में स्लो डाउन कर देते हैं कि भाई ये झटके से नहीं गिरे, और झटके से अगर गिरेगा तो उसका चोट लग सकती है और ये चोट से बचा दिया जाता है। ठीक है, ये था सेफ्टी एप्लीकेशन हमारी न्यूटन्स की सेकेंड लॉ की मिल गई। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है ये समझ लेते हैं। और ईच एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो कहता है भैया तुम धक्का दोगे तो तुमको भी उतना ही धक्का घलेगा, तुम थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारे हाथ भी ऐसे अच्छे खासे लाल होंगे, तुमको भी जितना तेज़ थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारे हाथ में भी उतना ही तेज़ दर्द समझ में आएगा। ये कहता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दीज फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज़। ये क्या होते हैं, ये फोर्सेस भले ही डिफरेंट बॉडी में एक्ट करते हैं। एक्शन पुश ऑन वॉल, रिएक्शन वॉल ऑन पर्सन। वो कहता है कि भैया दीवार में धक्का मारोगे, बहुत तेज़ी से धक्का मारो, अचानक से तुमको भी थोड़ी सा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, हो सकता है कि तुम पीछे भी झटका खाओ
और गिर भी सकते हो। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या कहलाता है, मोमेंटम को हिंदी में बता दें तो मोमेंटम कहलाता है समवेग। एक होती है वेलोसिटी, इसको कहते हैं वेग, और मोमेंटम इसको कहते हैं समवेग। तो मोमेंटम क्या है फिर से याद कर लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास का वेलोसिटी के साथ में प्रोडक्ट जो कहलाता है वो मोमेंटम कहलाता है। तो इसको कंजर्व कैसे करते हैं इसके बारे में, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिस्टम, कोई सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नहीं लग रहा है, द टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन। भैया कहता है कि अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो रखी हुई है, उसमें कोई भी मूवमेंट चेंजेस नहीं आए तो मोमेंटम ही उसका क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, या किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके का रेस्ट नहीं लग रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, किसी तरीके से धक्का नहीं मार रहा है, तो उसका जब वेलोसिटी सेम रहेगी तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, सेम रहेगा, सेफ रहेगा। ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो बोथ एट रेस्ट। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। इसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, थोड़ी सा डॉट डॉट बना, m1u1 मतलब कि मास जो 1 था और मास m से डिनोट किया गया है, और u इनिशियल वेलोसिटी प्लस m2 u2। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास u1, वेलोसिटी u1 और वेलोसिटी u2, मास m1 और मास m2, ये दो ऑब्जेक्टों का जब सम करते हैं, और इसके बाद में m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस फोर्सेस के नहीं आए हैं। देन हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम टिप्स एंड की डेफिनेशन क्या है। भैया हमको जानकारी किस किस चीज़ की होनी चाहिए, एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, फोर्स के बारे में पढ़ लो, फोर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, इनर्शिया के बारे में पढ़ लो, मोमेंटम क्या होता है, और इसकी एक्शन रिएक्शन यानी कि न्यूटन्स के लॉ पढ़ लो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट एक्शन वाले। ऐसा यूनिट पढ़ लो, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी पढ़ लो, डायरेक्शन और एरोज के डायग्राम के साथ में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो और अच्छे से आपको नंबर भी मिल सकते हैं और समझ में भी आएगा सामने वाले को। देन की डेफिनेशन क्या है, पुश और पुल फोर्स के लिए, जब आपको पता हो तो फोर्स की बात हो, यानी कि पुश और पुल की कंडीशन बैठती है आपकी। इनर्शिया में बात करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण चेंजेस आते हैं ऑब्जेक्ट या बॉडी में। मोमेंटम में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। न्यूटन क्या कहते हैं, फोर्स टू गिव 1 kg ऑफ 1 kg डिफाइन करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी इक्वल टू न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, ये इसका मतलब है। ओके, देन सॉल्व न्यूमेरिकल्स कुछ थे यहाँ पर। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg हैज़ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। भाई एक बॉडी है, उसका मास जो है वो 3 kg है और उसकी वेलोसिटी, तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा, मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा P इज इक्वल टू m स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू v। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास 3, वेलोसिटी 4, 3 4 जा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड। वहाँ पे मैंने जो न्यूटन बताया था 1 kg मीटर पर सेकेंड होता है, मिस्टेक वहाँ पे हो गई। फाइंड द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 5 kg। वो कह रहा है कि फोर्स पता लगाओ, फाइंड द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया गया है, ए दिया गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास है हमारा 5। अब हमारे पास में कोई ऐसा फॉर्मूला था क्या जिसमें हम m और a
अगर पुट करते हैं तो एफ़ निकल आए, तो हमारे पास में हाँ एक फॉर्मूला था एफ़ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 5, एम की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 2, 5 टू ज़ा 10 न्यूटन। ओके, फोर्स क्या होता है, न्यूटन में होता है। इस तरीके के और भी जो क्वेश्चन है वह आपको दिखा देता हूँ, आप इसको समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपके पास में ये क्वेश्चन, तो आप पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमने यूटिलाइज़ किए हैं अभी तक के। आई होप कि आपको ये थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल हो रही होगी। अगर हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, थोड़ी सा सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि और भी जो चैप्टर आपको जो डाउट हो रहा है जिनमें, उनको क्लैरिफाई कर सकूँ। थोड़ी सा शेयर करते चलें तो और अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।